Hello students, good morning. Today I explain about this molecular basis of inheritance. That topic, property of genetic material, DNA versus RNA. Understand? जिसमें हमें स्टडी करना है कि क्या वास्तव में जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है और उस तरह से जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने वाले जो 100% जो प्रूफ किए कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो वो साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेज, जिन्होंने ये बताया कि डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली का मतलब होता है विदाउट डाउट, कोई डाउट नहीं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अंडरस्टैंड? इन्होंने हर्शे एंड चेज ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, विदाउट ऑब्जेक्शन। अंडरस्टैंड? सो दैट डीएनए इज द genetic material. Understand? That is established fact as the DNA is the genetic materials that is the predominantly of the organisms. Understand? कि पूरे होल डाइवर्सिटी की बात कर लीजिए, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। अंडरस्टैंड? इसको प्रूव किया हर्शे एंड चेज ने। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट को देखा, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, जबकि ग्रिफिथ ने डीएनए द जेनेटिक मटेरियल की सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की नींव जो है डालने वाले जो साइंटिस्ट है वो ग्रिफिथ है। अंडरस्टैंड? उसके बाद एमसी कार्टी, मैक्लियार्ड्स एंड एवरी, इन्होंने बायोकेमिकल मेथड से जो है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इसको प्रूव किया। लेकिन वास्तव में इन दोनों साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो साइंटिस्टों की कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसको जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज माई साइंस टेक्नोलॉजी विल नॉट विल डेवलप, कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप उस समय नहीं थी। अंडरस्टैंड? और जिससे एक्सपेरिमेंट करते गए सब पे ये क्या करे, ऑब्जेक्शन आता गया। लेकिन हर्शे एंड चेज ने 1952 में जब ये प्रूफ कर दिया, अंडरस्टैंड, 2 टाइप्स के जेनेटिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेकर के, अंडरस्टैंड, तो वहां पर ये इस्टेब्लिश कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, न कि प्रोटीन है और ना ही आरएनए। अंडरस्टैंड? लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बाद की जो कंडीशन ये थी कि एक आरएनए भी अदर टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। अंडरस्टैंड? और वो किसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, वो जो है एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल टीएमबी, इसका नाम रखा गया टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज की कंडीशन क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ वायरस, ये भी क्या है, वायरस है। अंडरस्टैंड? जिसमें कि टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज का जो है, जो एक टाइप का वायरस है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। अंडरस्टैंड? रिट्रो वायरस है जो एड्स वायरस के नाम से जाना जाता है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। अंडरस्टैंड? तो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, जो उस तरह का वायरस जो प्लांट पे एक्ट करते हैं, उस तरह के जेनेटिक मटेरियल, उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स वो वायरस
जो वायरस एनिमल पे एक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो मतलब वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका क्या है, आरएनए है। अंडरस्टैंड? तो अब ये प्रूफ होता है ये कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पहले उठता है कि व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टैंड? यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और वो आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस, उस प्रकार का वायरस जो टोबैको प्लांट के लीफ पर मोज़ेक डिजीज जो है कॉज करता है। मोज़ेक डिजीज का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कि ये लीफ है और इस लीफ पर जो होता है इस तरह की जो है स्पॉटिंग हो जाती है। अंडरस्टैंड? स्पॉटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं मोज़ेक। मतलब इसका शेप क्या है, इंडेफिनिट है, इनडेफिनिट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो उसमें स्पॉटिंग जो आती है, किसमें, टोबैको प्लांट के लीफ में। अंडरस्टैंड? तो वो किस वायरस के थ्रू आती है, किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के थ्रू आती है, तो वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वायरस, वायरल डिजीज है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया टोबैको मोज़ेक वायरस। अंडरस्टैंड? उसी तरह क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, और बैक्टीरियोफाज जो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको स्टडी कर चुके हैं कि बैक्टीरियोफाज है क्या उस प्रकार का वायरस जो बैक्टीरिया पे एक्ट करता हो, इन्फेक्ट करता हो। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो उससे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो प्रोजनी बनेगी, वो आपकी बैक्टीरियोफाज की होगी। अंडरस्टैंड? और जिसको हमने टिटोफाज की बात किया, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बना था आपका। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो है आपका आरएनए इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो हम बाद में प्रूव करेंगे कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है कि डीएनए है। अंडरस्टैंड? अभी इसको हम डिफरेंट जो है सिचुएशन के थ्रू इसको प्रूफ किया जाएगा कि वास्तव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए। अंडरस्टैंड? कौन इन दोनों में से है, जबकि दोनों के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे मेजॉरिटी जो प्रीडोमिनेंटली जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका कैसा है, डीएनए। कि अधिक से अधिक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल तो होता है कुछ में पाया जाता है। अंडरस्टैंड? जैसे वायरस के अंदर है तो उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ये आपका पुटअप होता है कि व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन यहाँ आता है आपका कि व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। कि वास्तव में डीएनए जो है प्रीडोमिनेंटली मतलब अधिक से अधिक जो मेजॉरिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो कौन है, डीएनए है। अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन ये आती है कि आरएनए परफॉर्म, दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंड, कि आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन, आरएनए परफॉर्म डायनेमिक स्ट्रक्चर, डायनेमिक फंक्शन like dynamic function of messenger and adapter। दो कंडीशन ही बता रहा है कि सबसे पहले तो ये कह रहा है कि डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, इसको हमें प्रूव करना है। और दूसरी कंडीशन होता है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन ये डायनेमिक फंक्शन कर रहा है, और डायनेमिक फंक्शन में ये आपका मैसेंजर की तरह काम कर रहा है और एक एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट को समझना होगा कि वास्तव में
जो डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, तो उस कंडीशन में आरएनए एक डायनेमिक फंक्शन कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो जब ये डायनेमिक फंक्शन करेगा तो इस दोनों क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए हमें किसको रिकॉल करना पड़ेगा? हमें जो है किसको रिकॉल करना पड़ेगा? याद करिए थोड़ा सा। हमें जो है सेंट्रल डॉगमा को रिकॉल करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सेंट्रल डॉगमा की कंडीशन क्या थी भाई? सेंट्रल डॉगमा में ये आपका डीएनए चेंज टू आरएनए, आरएनए चेंज टू प्रोटीन। अंडरस्टैंड? आरएनए चेंज टू प्रोटीन, डीएनए चेंज टू डीएनए, दैट इज नोन एज, क्या नाम दिया गया? रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, जिससे डीएनए से डीएनए क्या हो जाए? बन जाए। अंडरस्टैंड? उसके बाद डीएनए चेंज टू आरएनए। अंडरस्टैंड? तो इसको क्या बोलेंगे हम भाई? ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टैंड? क्या नाम देंगे इसका? ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी कंडीशन है आरएनए चेंज टू प्रोटीन। आरएनए से क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है, तो इसका नाम क्या देंगे हम? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कंडीशन क्या होती है, थोड़ा इसको समझते हैं कि भाई सेंट्रल डोगमा ये कह रहा है कि भाई जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट के डीएनए जो होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो पेरेंट के जितने कैरेक्टर होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं, डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए चेंज टू डीएनए मतलब ये जेनेटिक फॉर्मेशन डीएनए से डीएनए में यदि चली गई कि एक पेरेंट डीएनए से ऑफस्प्रिंग डीएनए बन गया, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो पेरेंट डीएनए से ऑफस्प्रिंग डीएनए के अंदर एंट्री कर गई। अंडरस्टैंड? अच्छा, जब ये डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन मतलब डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब ये आरएनए में ट्रांसफर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। और जब आरएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन नाम देंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन प्रोटीन को बनाने का जो है इंफॉर्मेशन, प्रोटीन को जो बनाने का इंफॉर्मेशन है कि ये किस तरह की प्रोटीन बननी है, तो इस प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। अंडरस्टैंड? इसको प्रोटीन बनाने का जो है कि किस तरह की प्रोटीन बनाई जाए, तो इस तरह का इंफॉर्मेशन या मैसेज किसके पास है? डीएनए के पास है। तो डीएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा नहीं। क्या ये डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो क्या करना पड़ेगा? उसको हेल्प लेना पड़ेगा, किसका? आरएनए का। अंडरस्टैंड? जैसे आप समझिए इसको कि ये आपकी क्या है? ये सेल है और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्या कंडीशन है? ये आपका डीएनए है। अंडरस्टैंड? और ये पोजीशन किसकी है भाई? ये साइटोप्लाज्म की है। Understand? ये presence of the cytoplasm. Understand? A cytoplasm is the part of protoplasm. Protoplasm is the physical basis of life. Understand? तो अब इस कंडीशन हो गई कि अब ये आपका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या भाई? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है आपका राइबोसोम। अंडरस्टैंड? राइबोसोम की कंडीशन है और राइबोसोम क्या करेगा भाई? राइबोसोम में बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। अंडरस्टैंड? लेकिन प्रोटीन को बनाने का मैसेज या उस तरह की इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? इसको लेकर के आना पड़ेगा राइबोसोम में। तो राइबोसोम में क्या है? प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन को बनाने की जो सिस्टम है कि जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो बिना राइबोसोम का नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? जबकि हम पढ़े हैं कि राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अंडरस्टैंड? कि राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है तो राइबोसोम में उसको लाना है तो कैसे लेकर के आएगा? तो अब इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये राइबोसोम में लाने का काम कौन करेगा? आपका आरएनए करेगा। और किस तरह का आरएनए करेगा? क्योंकि
यहाँ पर मैसेज को ट्रांसफर किया जा रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, अंडरस्टैंड। और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना है तो डीएनए तो डायरेक्ट लेकर के आएगा नहीं, अंडरस्टैंड, क्योंकि सेंट्रल डोमा ये कहता है कि डीएनए चेंज टू आरएनए, आरएनए चेंज टू प्रोटीन। जब तक आरएनए बनेगी नहीं तब तक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा नहीं। मैसेज कौन लेकर के आएगा, कोडिंग कौन करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि उस मैसेज को, उस तरह के इंफॉर्मेशन को कि किस तरह की प्रोटीन बनाई जाए और उस इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक लाना है, तो इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए की जरूरत पड़ेगी। और किस तरह के आरएनए की जरूरत पड़ेगी, मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंड। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ गई, मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ गई, अंडरस्टैंड। तो यह एक क्या करता है कि ये आपका मैसेंजर की तरह काम करता है, कौन, आरएनए, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन होती है कि ये आपका एडाप्टर मॉलिक्यूल है, अंडरस्टैंड, कि आरएनए जो होता है, क्योंकि आरएनए जो है ड्यूअल फंक्शन कर रहा है। और ड्यूअल फंक्शन का मतलब कि इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाने का काम कर रहा है, पहला काम। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एडाप्टर का काम करेगा, लेकिन एडाप्टर को जो है हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एडाप्टर को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसके हम नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रक्चर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एडाप्टर को समझने के लिए हमें आरएनए का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो बस इतना यहाँ जानना है कि भाई डीएनए आरएनए जो है एक डायनेमिक फंक्शन करता है, एक मैसेंजर का काम करेगा और एक एडाप्टर का काम करेगा, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ से जो होता है, जो एडाप्टर मॉलिक्यूल्स का काम ये कर रहा है, तो अब ये देखा जाए कि यहाँ पे डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, अब इसमें जो है दोनों को, जैसे इसको और इसको यदि हमें कंपैरिजन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके केमिकल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, केमिकल नेचर को देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन, केमिकल स्ट्रक्चर बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, अंडरस्टैंड। कि अब ये केमिकल स्ट्रक्चर, किसी दो न्यूक्लिक एसिड को लीजिए और दो न्यूक्लिक एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर को देखिए, अंडरस्टैंड। तो दो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है एक आपका डीएनए है और दूसरा क्या है, आरएनए, अंडरस्टैंड। और इसका दो हमें केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखना है, अंडरस्टैंड, लर्न करना है। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी डीएनए की और आरएनए की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस है तो आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस है, और वो नाइट्रोजनस बेस आपके क्या है डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, उसके बाद साइटोसिन एंड थायमिन, अंडरस्टैंड। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, थायमिन किसके पास है, डीएनए के पास है, पहला केमिकल स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड, केमिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी कंडीशन है कि आरएनए में यदि हम देखते हैं तो इसके पास एडेनिन है तो ग्वानिन भी है, अंडरस्टैंड, लेकिन साइटोसिन के साथ साथ यहाँ पर यूरेसिल है, अंडरस्टैंड। थायमिन की जगह पर क्या हो गया, यूरेसिल हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस क्या है भाई आरएनए के अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, जबकि डीएनए में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन है, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब ये आपका डीएनए है तो इसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, अंडरस्टैंड, और इसका नाम दिया जाता है राइबोज शुगर, अंडरस्टैंड, इसका नाम क्या दिया जाएगा, राइबोज शुगर। एक अंतर ये हो गया, अंडरस्टैंड, कि डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं, उसके बाद आरएनए को राइबोज शुगर नाम देते हैं, या इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड, नॉट डीऑक्सी, अंडरस्टैंड। तो थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड, कि अब इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखा गया
कि अब यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टी देखी गई, पहली जो कंडीशन थी, तो डीएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, थाइमिन है। तो आरएनए में क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, यूरेसिल है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज इसका नाम दिया गया, तो यहाँ पर क्या दिया गया भाई, राइबोज शुगर का नाम दिया गया। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग कि वास्तव में इसका स्ट्रक्चर क्या है, अंडरस्टैंड। तो स्ट्रक्चर की कंडीशन जो होती है कि सबसे पहले यदि हम डीएनए को देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आरएनए है, अंडरस्टैंड। डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है, इसमें भी पेंटोज शुगर, इसमें भी पेंटोज शुगर, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये है कि ये आपका ये पेंटोज शुगर हो गई, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर क्या है, OH, उसके बाद ये क्या है, H, उसके बाद यहाँ पर क्या है, OH, और यहाँ पर क्या है भाई, CH2OH, अंडरस्टैंड। नंबरिंग करते हैं हम इसको 1 2 3 4 और 5, अंडरस्टैंड। दूसरे कंडीशन में देखें आरएनए का, आरएनए में क्या कंडीशन मिल रही है भाई, अंडरस्टैंड। आरएनए में ये कंडीशन है, यहां पे क्या रख दें, OH OH OH, उसके बाद CH2 OH, 1 2 3 4 एंड 5, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होगी, क्या देखने को मिल रहा है, इसका नाम रखा गया डीऑक्सी, अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए कि पेंटोज शुगर के दूसरे कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है, किसमें, डीएनए में। और यहाँ पर आरएनए में क्या है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH, अंडरस्टैंड। तो एक तो अंतर यहाँ मिल गया कि इसमें जो है आरएनए के कंपैरिजन में यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, कम है, अंडरस्टैंड। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए के अंदर जो है ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो आरएनए के पास क्या है, ऑक्सीजन अधिक है, अंडरस्टैंड। और जब ये ऑक्सीजन अधिक है तो यहाँ पर यदि ऑक्सीजन इसका क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी, क्या कंडीशन होगी, रिएक्टिविटी भी क्या होगी इसकी, लिख दें हम यहाँ पे, रिएक्टिविटी ये अधिक होगी, अंडरस्टैंड। रिएक्टिविटी अधिक होगी तो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, स्टेबिलिटी इसकी लो होगी। मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, अंडरस्टैंड। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें अधिक ऑक्सीजन होगा, तो वो अधिक रिएक्टिव होगा, और जब अधिक रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, अंडरस्टैंड। मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, अंडरस्टैंड। इसीलिए तो कहा जाता है कि यह जो है आरएनए एक कैटालिस्ट का भी काम करता है, आरएनए जो है एक कैटालिस्ट का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A दिया जाए प्लस B इज इक्वल टू यहाँ पर C+D बना दिया जाए, इस पूरे रिएक्शन को होने में आपका जो है 3 आवर्स लग रहे हैं, अंडरस्टैंड। इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, अंडरस्टैंड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में पूरे टोटल 3 आवर्स लगते हैं विदाउट रिएक्टेंट। और यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, किसी रिएक्टेंट को मिक्स कर दें, तो ये रिएक्टेंट को जब मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इसके जो है रिएक्शन रेट को क्या कर देगा, ये इंक्रीज करा देगा। और जब इंक्रीज कराएगा तो ये क्या कंडीशन होगी, ये आपका 5 या 3 मिनट में ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो जिसके पास अधिक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो क्या कंडीशन है, वही तो मोर रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव होगा वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, स्टेबल नहीं होगा उतना, अंडरस्टैंड। तो अब ये पहला पॉइंट आपको मिल रहा है कि जो डीएनए वर्सेस आरएनए, अंडरस्टैंड। तो आरएनए की कंडीशन जो होती है कि आरएनए तो आपका मोर रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव मोर है, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक है, देखिए ना यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक है, अंडरस्टैंड। 1 2 3 4, अंडरस्टैंड। इस तरह से और भी पॉइंट इसमें मिलेंगे आगे बात में। तो इस तरह की यहाँ पर जो है क्या कंडीशन हो गई,
C5H10O5। अंडरस्टैंड। तो इस तरह कंडीशन 5, तो इसमें क्या है 4 ऑक्सीजन है। तो जहां पर ऑक्सीजन क्या है कम है, तो जब ऑक्सीजन कम है इस कंडीशन में, किसके में है, ये आपका डीएनए में, ये ऑक्सीजन यदि क्या है कम है, लेस है, अंडरस्टैंड। तो ऑक्सीजन लेस है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी भाई, रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी, अंडरस्टैंड। स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। ये आपका आरएनए का है और ये क्या है डीएनए का है। तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, और जो ज्यादा स्टेबल है वही तो जेनेटिक मटेरियल है, अंडरस्टैंड। प्रूव दैट कि डीएनए वर्सेस आरएनए इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अंडरस्टैंड, जिसके द्वारा हम किसको हम जेनेटिक मटेरियल माने, डीएनए को माने कि आरएनए को माने। तो अब तो ये प्रूफ हो गया कि भाई डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली जो होता है, जो प्रीडोमिनेंटली जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो क्यों है भाई, इसलिए है कि यहाँ पर डीएनए हमारा क्या है, रिएक्टिविटी लेस है, ऑक्सीजन लेस है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, अंडरस्टैंड। और जहां पर ऑक्सीजन क्या होंगे, मोर होंगे, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, अंडरस्टैंड। तो ये डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, व्हाई, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। जब ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो अधिक रिएक्टिव होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन ये प्रूफ होती है कि यहाँ पर केमिकली स्ट्रक्चर यदि देखते हैं हम इसको, तो उस कंडीशन में क्या पता मिलता है आपको कि डीएनए जो है आरएनए से क्या है, अधिक स्टेबल है, अंडरस्टैंड। अब कोई पूछे कि क्यों अधिक स्टेबल है भाई, क्योंकि यहाँ पर लेस ऑक्सीजन है, और जब लेस ऑक्सीजन है तो लेस रिएक्टिव होगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, अंडरस्टैंड। इस बात को समझना है आपको, अंडरस्टैंड। इसीलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, न कि आरएनए है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग कि अब यहां से जो कंडीशन मिलती है आपको, अंडरस्टैंड, तो उसमें ये आपको मिलता है कि कैन यू केमिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, बिटवीन डीएनए एंड आरएनए का केमिकली स्ट्रक्चर क्या मिलता है आपको, अभी तो आपको बताया केमिकली स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड, जिसमें कि डीएनए और आरएनए दोनों को हमने कंपैरिजन किया, अंडरस्टैंड। जब डीएनए और आरएनए दोनों को कंपैरिजन किया तो उस कंडीशन में इसके केमिकली स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें कभी ज्यादा से सबसे अधिक स्टेबल कौन लगा, डीएनए लगा, और आरएनए क्या होगा, लेस जो है ये स्टेबल लगा, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अब ये कहा जाए कि मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब किस क्राइटेरिया के थ्रू जो होता है आप डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टैंड। तो क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकती है, पहली क्राइटेरिया, जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमें मिलने जा रही है, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बता रहा है, इट शुड बी able to generate its replica और इसी को बोलेंगे रेप्लिकेशन, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या ये बता रहा है, सेकेंड पॉइंट, इट शुड केमिकली and structurally
बी स्टेबल, बी स्टेबल, अंडरस्टैंड। तीसरी कंडीशन ये बता रहा है कि इट शुड प्रोवाइड the scope for slow change, mutation that are required for evolution, और यहां पे हम राइट करते हैं फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड। इट शुड बी एबल टू express itself in the form of Mendelian characters। क्या नाम दिया? Mendelian characters। Mendelian characters, 3 तरह का पॉइंट, इसमें फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड। अब ये कहा जाए कि भाई इस जो है जेनेटिक मटेरियल के लिए फुलफिल्ड जो क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा प्रूफ करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो क्राइटेरिया ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका मतलब क्या हो गया? रेप्लिकेशन। अभी आपने बताया सेंट्रल डोग्मा में हमने एक्सप्लेन किया कि डीएनए चेंज टू डीएनए, अंडरस्टैंड। तो डीएनए यदि डीएनए की कॉपी प्रिपेयर कर सकता है तो आरएनए भी आरएनए की कॉपी प्रिपेयर कर सकता है। दोनों में रिप्लिकेशन है, अंडरस्टैंड। यदि डीएनए से जो है एक पेरेंटल डीएनए है तो जहां से ये ऑफस्प्रिंग या डीएनए बना रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यदि डीएनए के भी पास है, रिप्लिकेशन करने की टेंडेंसी है, तो आरएनए के पास भी रिप्लिकेशन करने की टेंडेंसी है, अंडरस्टैंड। तो ये दोनों तो है प्रॉपर्टी क्या हो गई, दोनों में सिमिलर हो गई, अंडरस्टैंड। क्योंकि दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सबसे सुपर मोस्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्यों डीएनए को बोला गया? क्योंकि वो कैसा है? आरएनए के कंपैरिजन में सबसे अधिक स्टेबल है, अंडरस्टैंड। और जो स्टेबिलिटी होती है वही तो जेनेटिक मटेरियल बन सकता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है रिप्लिकेशन डीएनए में है तो आरएनए भी है। ये आरएनए भी क्या कर सकता है भाई? आरएनए भी ये आपका आरएनए रेप्लिका बना सकता है। रेप्लिका का मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी, अंडरस्टैंड। एग्जैक्ट कॉपी जो है प्रिपेयर कर ले, वही कंडीशन क्या होती है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की होती है, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन होती है आपका दूसरा पॉइंट मिल रहा है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। अब क्या कंडीशन है कि अब इसमें हमको देखना है कि पहले केमिकली हम स्टेबल देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो है केमिकली सबसे पहले किसकी होती है, अंडरस्टैंड। तो अभी हम लोगों ने देखा भाई, क्या देखा कि अब यहाँ से डीएनए का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये आपका डीएनए है, क्या है? ये आपका पेंटोस शुगर, और इस पेंटोस शुगर में ये आपका OH, उसके बाद ये H, OH, उसके बाद CH2OH, अंडरस्टैंड। ये तो ये डीएनए की कंडीशन है,
लेकिन वही कंडीशन जो है आपका आरएनए की कंडीशन क्या है, ये आपका OH 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 उसके बाद CH2 OH, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या मिलती है भाई कि अभी हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पर स्ट्रक्चरली अभी कह रहा है कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। तो केमिकली कैसे स्टेबल हो सकता है भैया, केमिकली स्ट्रक्चर स्टेबल होने का रीजन क्या है कि आरएनए के पास जो है क्या है, ऑक्सीजन अधिक है, तो डीएनए के पास ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो जिसके पास ऑक्सीजन यदि अधिक है तो मोर ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव बट लेस स्टेबल, अंडरस्टैंड, मोर ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव बट लेस स्टेबल, अंडरस्टैंड। डीएनए कंडीशन में देखें, अंडरस्टैंड, कि डीएनए में आपका लेस रिएक्टिव, अंडरस्टैंड, क्या है, लेस रिएक्टिव, व्हाई, बिकॉज लेस ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड, लेस रिएक्टिव, लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव, तो मोर स्टेबल, अंडरस्टैंड। ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया, अंडरस्टैंड। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे अधिक है, और जहां पर ऑक्सीजन सबसे अधिक होगा तो वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो जो अधिक रिएक्टिव होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अंडरस्टैंड। जो अधिक फंक्शन करने वाला कोई भी मशीन हो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसकी लाइफ स्पैन कहाँ अधिक होती है भाई, कहाँ वो स्टेबिलिटी होती है उसकी, अंडरस्टैंड। लेकिन अब यहाँ पर केमिकली स्ट्रक्चर जो देखा जा रहा है कि जो सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन क्या है, अधिक है इसके पास, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, अधिक है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो जहाँ ऑक्सीजन अधिक होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और जो मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा। और जहाँ पर क्या होगा, लेस ऑक्सीजन होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल होगा, अंडरस्टैंड। तो क्या कंडीशन हो गई, ये आपका केमिकली स्टेबल है, कौन, डीएनए कंपेरिजन टू आरएनए, अंडरस्टैंड। केमिकली स्टेबल हो गया डीएनए कंपेरिजन टू आरएनए, व्हाई, बिकॉज आरएनए है मोर ऑक्सीजन, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका जो है ये केमिकली क्या होता है, स्टेबल होता है, कौन, डीएनए कंपेरिजन टू आरएनए, अंडरस्टैंड। ये पहली प्रॉपर्टी मिल रही है आपको, अंडरस्टैंड। दूसरी प्रॉपर्टी, अब तीसरी प्रॉपर्टी हमें देखना है इसमें कि स्ट्रक्चरली तो ये आपको क्लियर हो गया कि डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, आरएनए के कंपैरिजन में। क्यों है ऐसा, ये आप खुद बता सकते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि अब यहाँ पर स्ट्रक्चरली कैसे स्टेबल है भाई। अब स्ट्रक्चरली में क्या देखा जाए कि अब देखिए यहाँ पे जो है ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए जो है आपका कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए की क्या कंडीशन होती है, ये आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड है, अंडरस्टैंड। जब ये डबल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड है, तो दोनों स्टैंड को जो है स्टेबल करने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस कर रहा है। और एक नाइट्रोजनस बेस किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ए और टी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ चार गैप रूल, अंडरस्टैंड, ये डबल बॉन्ड टी, ए और टी के बीच किस तरह का बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जी एंड सी के बीच जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब इसके अंदर बॉन्ड है तो इसको जब आइसोलेट करना पड़ेगा तो अधिक से अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसको डीनेचर्ड करना पड़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में इसको जो है डीनेचर्ड करने के लिए अधिक से अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले बॉन्ड को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। और जब बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी कीमत में नहीं हो सकती है, अंडरस्टैंड। एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहाँ हो सकता, तो अब ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो क्या होगी सब भाई, सबसे अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी कहाँ पे, यहाँ पे, अंडरस्टैंड। क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं।
और हाइड्रोजन बॉन्ड को यदि ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी है। अंडरस्टैंड? जबकि सिंगल स्टैंडर्ड में जो होता है कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो क्या कंडीशन हो गई कि ये जो है डीएनए जो है स्ट्रक्चरली स्टेबल, कि डीएनए जो है क्या है, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है देन आरएनए। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है। मतलब डीएनए इज द केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल देन आरएनए। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस ऑफ म्यूटेशन। अंडरस्टैंड? तो म्यूटेशन क्या है, पूरे लाइफ में जो है कंडीशन ये है कि म्यूटेशन होना जरूरी है, क्योंकि म्यूटेशन नहीं होगा, स्लो चेंजिंग नहीं होगी तो एक न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन ही तो इवोल्यूशन है। अंडरस्टैंड? लेकिन अब यहाँ पर आपका म्यूटेशन जो है फर्स्ट प्रोसेस, जबकि इवोल्यूशन क्या है, स्लो प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मंकी है और मंकी जो है ये सीधे क्या हो गया, ये चेंज हो गया किसमें, मैन में। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन क्या हो गई, इसके जीन में जो है ऑलरेडी जो ये चेंजिंग हो रही है, तो इसके डीएनए में चेंजिंग हो रही है। तो किस में चेंजिंग हो रही है, डीएनए में चेंजिंग हो रही है। तो डीएनए में चेंजिंग होने के साथ साथ मंकी से जो है मैन क्या कर गया, मॉडिफाइड हो गया। अब मॉडिफाइड हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जनरेशन के बाद हो गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं हुई। तो इवेल्युएशन जो होता है ये आपका स्लो प्रोसेस होता है और मिलियन बिलियन जनरेशन के बाद किसी जो है प्रोजेनी का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए मंकी से चेंज हो गया किसमें, मैन में, तो मंकी की क्या कंडीशन नहीं होगी। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, इसमें टाइम ड्यूरेशन लगा होगा। अंडरस्टैंड? ये जो है ऐसा नहीं कि कल मंकी है तो परसों मैन हो गया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, नेक्स्ट डे मैन हो गया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो म्यूटेशन डीएनए के अंदर जो होता है म्यूटेशन भी होना जरूरी है, और यदि म्यूटेशन नहीं होता है तो न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन है, तो गुड वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, गुड वैरायटी ओरिजिनेट नहीं होगी। गुड वैरायटी को ओरिजिनेट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन है आपका थर्ड पॉइंट। और इस तरह की क्राइटेरिया किसके अंदर है, जो स्टेबल है उसके अंदर है। अंडरस्टैंड? जिसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है, जो लास्ट कंडीशन है, इट शुड बी एबल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द मेंडेलियन कैरेक्टर, कि हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो मेंडेलियन कैरेक्टर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अंडरस्टैंड? उसको जो है एबल हो सके, इस तरह की कंडीशन जो होता है डीएनए के पास होना चाहिए। जिसमें अब इसे मान लीजिए कि ये क्या है भाई, पेरेंट है। अंडरस्टैंड? पेरेंट में ये आपका फादर और दूसरी क्या है, मदर है। अंडरस्टैंड? इस फादर और मदर से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, अंडरस्टैंड, तो जो ये ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ये कंडीशन किसकी होगी भाई, कि इसमें फादर के भी कैरेक्टर आएंगे और मदर के भी कैरेक्टर आएंगे। अब कौन लेकर के आएगा, डीएनए लेकर के आएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, डीएनए लेकर के आएगा तो ये फादर की लेंथ जो है मदर की लेंथ से क्या अधिक है, तो इस लेंथ की डीएनए की जीन आ गई इसके अंदर, तो क्या हो गई, इस साइड का जो है लेंथ बढ़ गई। अंडरस्टैंड? इस मदर के पास जो है ब्लू आई है तो ब्लू आई का जीन इसके अंदर आ गया, तो क्या कंडीशन हो गई, अब इसके अंदर ब्लू आई भी आ गया, तो दोनों के कैरेक्टर आ गए। तो पेरेंट के कैरेक्टर से क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा डिफर हो जाएंगे, एक नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इटसेल्फ एक्सप्रेस हो सके। अंडरस्टैंड? एक्सप्रेशन हो उसका पेरेंट से कहा, उसके ऑफस्प्रिंग में। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन जो होती है हमारे जेनेटिक मटेरियल में होती है। तो इट इज प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।